टू दिस यूपीएससी ऐसे राइटिंग क्लास। तो यहाँ पर हम बेसिक से लेकर और जो आपकी पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है आज के बाद ऐसे राइटिंग का, वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप में से कोई ऐसा भी है जिसको लगता है कि हम तो ऐसे का इंट्रोडक्शन तक नहीं लिख सकते, आप में से बचपन में तो आप सभी ने ऐसे लिखे होंगे, ठीक है, आपने दिवाली का लिखा है, काऊ पर लिखा है, दैट डजंट मैटर, फ्रेंड पे लिखा है, फादर पे लिखा है, बट यूपीएससी का ऐसे कैसे डिफरेंट है उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि एक्चुअल में ये ऐसे एज अ पेपर मेंस में रखा ही क्यों गया है। देखिए, तैयारी स्टार्ट करते समय अगर एस्पिरेंट यूपीएससी की नीड को पकड़ ले तो वो अपना बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य जो टाइम है वो बचा सकता है। आपको भी कई बार लगता होगा कि देर आर सो मेनी टॉपिक्स, हम कैसे उसको कोरिलेट करें, कैसे नोट्स बनाएं और कैसे उसको ऐसे में कोरिलेट करें। कई लोग तो ये सोचते हैं ज्ञान हासिल करते रहो, जस्ट वी हैव टू कलेक्ट द कोट्स, वी हैव टू कलेक्ट द पॉइंट ऑफ व्यूज, वी हैव टू कलेक्ट द ओपिनियंस, और जब ऐसे का दिन आएगा उस दिन हैरी पॉटर बनेंगे और छड़ी घुमाएंगे और काम क्या हो जाएगा इससे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आई नो एस्पिरेंट्स who were topper of esteemed institutions of India, and they after that they were working in a company, और वहां पर उनका जो मेजर वर्क था वो लॉ से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखना था, और वहां पर उन्होंने सोचा कि लेट्स प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, और उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। उन्होंने जीएस पर ध्यान दिया, उन्होंने ऑप्शनल पर ध्यान दिया, लेकिन ऐसे साइडलाइन, ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे के लिए अलग से पढ़ेंगे क्या, ऐसे के लिए कोई अलग से प्लानिंग करेंगे क्या, आर्टिकल्स लिखते हैं यार, बड़े लोग हैं, ऐसे तो ऐसे कर देंगे। लेकिन जब ऐसे का एग्जाम हुआ तो उसमें बिलो 60 मार्क्स आए। बिलो 60 मार्क्स का मतलब यह है कि आप मेरिट में अगर बीच में आने वाले थे तो आउट हो सकते हैं, और मेरिट में अगर टॉप आने वाले थे तो या तो आउट होंगे, ठीक है, या मेरिट में सबसे नीचे के आसपास होंगे, ठीक है। तो इस कहानी का जो निष्कर्ष निकला, जो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो इसका जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि किसी भी एस्पेक्ट को, जो भी आपकी तैयारी का एक एक एस्पेक्ट है, उसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, और भारी में भी नहीं लेना है, ऐसा भी नहीं कोई बहुत बड़ा बोझ है। सिंपल अगर आपको स्ट्रेटजी पकड़ में आ गई तो नो वन कैन स्टॉप यू टू राइट अ ब्यूटिफुल एसे। भले ही आज तक आपने कोई ऐसे अच्छा ना लिखा, यू विल राइट। एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी हैव टू मेक श्योर कि यू आर रेडी टू राइट अ essay within a particular time frame with quality and right quantity of content। यानी कि इस लेक्चर के अंत तक हमें यह इंश्योर करना है कि आपको आ जाए कि एक्चुअल में एक सीमित समय में एक बेहतर ऐसे जिससे मार्क्स गेन किए जाए वो कैसे लिखा जाएगा और कैसे क्वालिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी को। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे कैरीज अ ह्यूज पोर्शन इन ओवरऑल एग्जाम स्कीम। इससे मेरा मतलब क्या है बता देता हूँ। देखिए, टोटल जो मार्क्स होते हैं, जो अगर हम टोटल आपकी मेरिट के मार्क्स की बात करें तो जैसे 2075 बैठ रहे हैं, ठीक है। टॉपर के जो मार्क्स आते हैं वो 1110, 1120, 1115 इसके आसपास आते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो 275 की बात करूं तो 275 में से टोटल फाइनल मार्क्स कितने बैठ रहे हैं? 1120। तो 1120 का मतलब क्या है कि अगर 54% किसी के आ रहे हैं टोटल में, टोटल क्योंकि प्री का तो काउंट ही नहीं होता, प्री तो स्क्रीनिंग स्टेज है, मेंस और इंटरव्यू काउंट होता है, तो उसमें अगर टोटल मार्क्स आपके मैक्सिमम मार्क्स में से 54% बैठते हैं तो यू आर ऑल इंडिया रैंक 1।
ये एनालिसिस है पिछले कितने सालों का, ठीक है। अब अगर मैं एसए की बात करूं तो एसए का जो पेपर है वो 250 मार्क्स का है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग रख लें कि भाई एसए को ऐसा नहीं है कि एंड पॉइंट पे ही तैयार करना है, ठीक है, बस थोड़ी सी प्लानिंग रखें कि हाँ एसए भी है, वो भी क्लियर करना है और वो भी अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, इतना दिमाग में रख लें। और कैसे करना है उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले लें, तो आप 160 प्लस मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। लिटिल प्लानिंग की बात कर रहा हूं ये मैं। और 160 मार्क्स 250 मार्क्स का होते हैं 64%। देखिए, जो इस लेक्चर में आप मुझसे मिले हैं यहाँ पर मैं डाटा का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। डाटा इन द सेंस कि एक्चुअल में कितने मार्क्स मिलते हैं, वो कितना परसेंट बैठते हैं, वो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि देखिए जो आपकी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल पिन पॉइंटेड होनी चाहिए कि यहाँ हिट करना है, इतना मिलेगा, इतने स्टेप से इतना मार्क्स कमाएंगे। ये जब स्ट्रेटजी दिमाग में होती है तो हम बेहतर एक्शंस ला पाते हैं। जैसे इससे पहले वाला जो मैंने आंसर राइटिंग, जीएस मेंस आंसर राइटिंग पर लाइव लिया था, तो उसमें आपको बताया था कि आप ये मानकर चलिएगा कि आपको क्या करना है। आपको मैंने डिवाइड किया था कि आपको 6 मिनट 40 सेकंड में लिखने हैं इतने वर्ड, और इतने वर्ड 10 से 15 वर्ड आपको लिखने हैं, तो उसका मतलब 1 मार्क है। जनरली 10 से 15 वर्ड तो माहौल बनाने में लिख देते हैं, 1 मार्क सोचते हैं वो तो पूरा जब निकल के आएगा उससे मार्क्स बनेंगे। लेकिन वाई आई गो टू इन सच डिटेल, क्योंकि दिस इज अ एट्रीब्यूट विच इज रिक्वायर्ड आउट ऑफ अ सिविल सर्वेंट विच यू हैव टू बिकम। क्योंकि एक जो सिविल सर्वेंट होता है वो डिटेल्स में जाता है। आपके सामने कोई फाइल आएगी, यू हैव टू गो इनटू डिटेल्स, आपको रीड करना होगा। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसे क्यों यूपीएससी ने रखा और क्यों इसको इतना वेटेज दिया, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप जॉब में जाते हैं तो आई हैव वर्कड विद सर्टेन ब्यूरोक्रेट्स। करना क्या होता है, आपके पास एक फाइल आई, ठीक है, अब उस फाइल पे आपको अपना फैसला बताना है, ठीक है। व्हाट कुड बी पॉसिबल एक्शंस विच यू आर अलाउइंग, ठीक है, जो आप अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि वो सारा का सारा जो आपका डिसीजन होता है वो कोई आप हाथ से उस पर क्या कहते हैं आपसे सोचते हैं लिखा जाता है? नहीं नहीं, उसमें क्या करना होता है कि आप स्टेनो आपका आता है ऑफिस के बाहर से, आप उसको कॉल करते हैं और फिर आप डिक्टेशन देते हैं और वो अपना स्टेनो उसको शॉर्ट हैंड में लिखता है, फिर उसको टाइप करके फिर आपकी टेबल पे रखता है। फिर आप उसको पढ़ते हैं, उसमें जो कुछ करेक्शंस होती हैं वो करेक्शंस उनको देते हैं, तब जाके वो फाइनल नोटिंग बनती है फाइल की। तो अगर आपको फाइल की नोटिंग भी बनानी है तो नोटिंग कब बना पाओगे आप किसी मुद्दे पर? जब आपको अपने विचारों को एक एक पैटर्न में और सूटेबल पैटर्न में एक्सप्रेस करना आता होगा, है ना। अगर आपके थॉट्स में रेंडमनेस है तो रेंडमनेस आप फाइल पे दिखा देंगे, तो फाइल का तो प्रोसेस क्या होता है, वो नीचे से आ रही है क्लर्क से होकर, फिर वो असिस्टेंट मान लीजिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट पे जाती है, या फिर उसके बाद मान लीजिए असिस्टेंट सेक्रेटरी पर, अगर मैं मंत्रालय की बात करूँ फिर जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, फिर ऊपर मंत्री, फिर ऐसी डाउन में आएगी। अगर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो एचओडी के पास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में भी सेक्रेटरी अलग है, डायरेक्टर अलग है, तो कितनी जगह वो फाइल मूव होनी है। और अगर आपकी नोटिंग में फॉल्ट है, आपके थॉट्स में कोहेरेंस नहीं है, तो आप तो कितने लोगों का समय वेस्ट करोगे, और दैट वोंट लुक गुड। और कई बार क्या होता है कि अगर आपने अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करना सीखा तो एक बात के अगर 2 मतलब निकल रहे हैं तो उससे करप्शन हो सकता है, किसी को उसका अधिकार देने से वंचित किया जा सकता है, क्योंकि आपको अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आया था। तो इससे बेहतर तो यह है कि आप दूसरों का नुकसान करो आगे जाके, ठीक है। इससे बेहतर है कि ये कला आप यहीं सीख लो, क्योंकि ये आपकी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट 250 मार्क्स, इट इज मोर देन दैट। तो देखिए, मैंने यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि आपको मुद्दे की बात यह है कि स्कोर तो करना ही है, लेकिन मैटर ये करता है कि आपको एफिशिएंट और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेट बनने के लिए इसका इस्तेमाल करना होगा। यही मैंने बताया, आपको नोट्स इशू करने होते हैं, सर्कुलर इशू करने होते हैं, रिपोर्ट्स इशू करनी होती है। तो इन सब में क्या होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है गवर्नमेंट का, उसमें लिखित में होता है वो। तो ऐसे में
जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा तो कैसे आप नोट्स और सर्कुलर और रिपोर्ट्स को लिख पाएंगे? आई हैव वर्कड विद सम ब्यूरोक्रेट्स हु विल सिट, दे विल कॉल देयर स्टेनो एंड वो केवल बैठे हुए डिक्टेट करते चले जाते हैं और पूरा का पूरा फॉर्मेट बना देते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो मिस्टर TSR सुब्रमण्यम, एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और TSR सुब्रमण्यम कमिटी यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके, उनकी रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। तो वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज वर्किंग विद मिस्टर TSR सुब्रमण्यम टोल्ड मी कि ही इज हैविंग सच अ कैपेबिलिटी, इज सच अ फाइन ब्यूरोक्रेट कि वो अगर बैठते हैं और उन जैसे वो इस कमिटी पर काम कर रहे थे, एजुकेशन पर काम कर रहे थे, तो ही विल कॉल स्टेनोज एंड ही विल कीप बस वो बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, और उनकी जो बोलना है उसमें भी एक सीक्वेंसिंग है और एक शब्द भी मतलब ऐसा नहीं कि इनऑथेंटिक जा रहा है, सब कुछ ऑथेंटिक जा रहा है, कोहेरेंस है, एक्सप्रेशन है, फ्लो है। जो स्टेनोज हैं वो थक जाते थे लिखते लिखते, वो सोचते थे अब स्टॉप हो जाएंगे साहब, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होगा वो रुकते नहीं थे। तो दिस काइंड ऑफ acumen इज रिक्वायर्ड बाय आवर नेशन एंड दैट्स व्हाई दिस essay इज मोर देन जस्ट 250 मार्क्स। समझिए इसका पर्पस क्या है। जब आप इस पर्पस से इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आप ऐसे में भी आपकी फाइन ट्यूनिंग आएगी, क्योंकि यू आर राइटिंग ऐसे फॉर अ हायर पर्पस। Essay therefore forms a critical component of this exam. It is essential part of the career of bureaucrat. जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। तो देखिए ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट, कला है, और हर कला को मास्टर किया जा सकता है कि नहीं? और यूपीएससी मैं आपको बता दूं कोई लिंग्विस्टिक मास्टर्स का वेट नहीं कर रही ब्यूरोक्रेट के रूप में। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उससे कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट चाहिए कि जो अपनी बातों को कविताओं में लिख दे। ठीक है, कविता लिखते हैं, बधाई आपको, बुक लिखिए, लेकिन गवर्नमेंट के सर्कुलर्स, नोट्स, जो नोटिसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसमें ऐसी भाषा चाहिए कि वो जिसके पास भी जाए कम समय में सारा मैटर उसको समझ में आ जाए। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप शशि थरूर वाली इंग्लिश लिख रहे हैं। ठीक है, आप कोई हिंदी के महान कोई राइटर हुए हैं, उनके लेवल की आप हिंदी लिखने में लगे हुए हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट दिस। चाहते हैं सिंपल एक्सप्रेशन हो लेकिन एप्रोप्रिएट हो, इफेक्टिव हो। अब देखिए, क्योंकि अगर हम ऐसे की बात करें, जिस भी काम को करना है बिल्कुल टिप टॉप करना है, डेप्थ से लेकर टॉप तक, तो अगर मैं एस्से की बात करूं तो एस्से एक्चुअल में जो वर्ड है वो 14th सेंचुरी में इंग्लिश ने बोरो किया था फ्रेंच शब्द एसाई से, और लैटिन में भी एक वर्ड है एक्साजियम। तो लैटिन भाषा में वर्ड है एक्साजियम और फ्रेंच में एक वर्ड है एसाई। तो 14th सेंचुरी में इंग्लिश ने बोरो किया वर्ड और इससे बना शब्द एस्से। लेकिन इसका जो मतलब होता है एस्से का, वो होता है टू ट्राई, टू ट्राई। तो इसका जो वर्ड का ओरिजिन है वो आपको बता रहा है कि जैसे लैटिन वर्ड है वो बताता है वेइंग, इवैल्यूएटिंग एंड जजिंग, यानी कि किसी भी मुद्दे को, फॉर एग्जांपल कोई मुद्दा है, एनवायरनमेंट से जुड़ा कोई मुद्दा आया, ठीक है, और से वैल्यूज से जुड़ा कोई मुद्दा आया, विमेन से जुड़ा कोई मुद्दा आया, तो उस मुद्दे को का वजन देखना कि एक्चुअल में ये मुद्दा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये झलकाना अपने एस्से में कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। फिर इवैल्यूएट करना कि क्या हुआ है इस पर, और जो हुआ है वो कहां तक कम है और कहां तक सही है, कहां और बेहतर हो सकता है। जज करना बाय डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मैं आपको बता दूं, आपको अच्छा एस्से लिखना है ना, इस लेक्चर में आपको कुछ कीवर्ड मिलने वाले हैं, ठीक है, उन कीवर्ड को दिमाग में रख लेना और उन कीवर्ड को दिमाग में रखना है। और जब आप ऐसे लिखने बैठें तो आप ये देखिएगा कि यार ये वाले कीवर्ड के बेसिस पर मेरा ऐसे कुछ जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। और ये कीवर्ड्स आपको ऐसे काम आएंगे कि जिस टाइम पर आपको याद नहीं आ रहा होगा ना कि मुझे क्या क्या लिखना है, ये कीवर्ड आपको याद है,
तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा इस कीवर्ड का आंसर तो अभी लिखा ही नहीं, सोचो इस पे मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में एक बात आपको पता लगी कि ऐसे में टू ट्राई, और पर्पस क्या है, ट्राई का मतलब क्या है, आपको ट्राई करना है कि आप जो मुद्दा है उसको इवेल्युएट कर रहे हो, जज कर रहे हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो, एक बैलेंस क्रिटिकल पीस ऑफ राइटिंग है, यानी कि उसमें सारे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, केवल एक पार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल एक ही आउटलुक आपने दे रखा है, जितने आउटलुक उसके हो सकते हैं वो आपने उसमें दिए हुए हैं। यही डिफरेंस है जीएस की आंसर राइटिंग में और एसे में। ऐसे में आपके पास पूरा प्लेग्राउंड है, जहां शॉट मारना है मारिए, जहां शॉट मारना है मारिए, लेकिन उस शॉट को पूरा मारिए, क्योंकि वो शॉट आधा मारा तो क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे, कैच हो जाएगा ना। पूरा शॉट मारना है तो उसका मतलब क्या है, अगर आपके एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आपने बात करी तो उससे पूरा लिखिए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे जैसे राइट्स या इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस रिलीजियस राइट्स, ठीक है, ये एक डिबेट है, और इससे मान लीजिए ऐसे आया कि कि इंडिविजुअल राइट्स आर सुपीरियर टू रिलीजियस राइट्स। क्वेश्चन आया कि व्यक्तिगत अधिकार जो धार्मिक अधिकार हैं उससे ऊपर होते हैं। अब मुझे बताइए, क्या आप ये सोच रहे हैं कि पूरे ऐसे में आपको यही प्रूव करना है भाई इंडिविजुअल राइट आर सुपीरियर देन रिलीजियस राइट? क्या आप ये सोच रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर जीएस का क्वेश्चन आता, अगर वो कह रहा है इंडिविजुअल राइट्स आर सुपीरियर टू रिलीजियस राइट्स, एक्सप्लेन, तो उसका मतलब है वो कह रहा है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों कहा गया। तो उसमें तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट जजमेंट्स थे, जैसे आईपीसी की धारा 370 होमोसेक्सुअलिटी हुई, उससे कई लोगों ने कहा तो धर्म के विरोध में। सबरीमाला मंदिर वाला इशू हुआ, आपका क्या कहते हैं ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा हुआ, तो हर जगह इंडिविजुअल राइट्स को क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुपीरियर है, ये प्रूव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जजमेंट से ये हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ यही तो हो रहा है। तो ऐसे में आप उस पर्सपेक्टिव को विद एग्जांपल बताते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऐसे, ऐसे पहले इंडिविजुअल राइट्स बताओ क्या होता है, फिर बताओ रिलीजियस राइट्स क्या होते हैं, फिर इंडिविजुअल राइट्स कैसे सुपीरियर है, क्यों आप कहा जा रहा है, इसके बारे में बताओ, फिर रिलीजियस राइट्स भी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात को बताओ कि कैसे इनकी भी सुपीरियरिटी है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, कैसे इनकी भी जरूरत है, कैसे ये भी सिस्टम में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, इनको बताओ। तो यानी कि आपको डाइवर्स पर्सपेक्टिव को कवर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने क्या कहा, पूरा शॉट खेलना है, आधा अधूरा है। यानी कि अगर इंडिविजुअल राइट की बात करो तो पूरा बताओ ना कि क्या होता है इंडिविजुअल राइट, राइट क्या होते हैं, कहाँ से आए, और पिछले कुछ समय में क्यों इंडिविजुअल राइट की डिबेट इतनी बढ़ गई है, एग्जाम्पल्स दो, फिर इंडिविजुअल राइट का कुछ क्या नुकसान भी है क्या, तो पूरा शॉट खेलो, जिससे कि एक्चुअल मार्क्स आप खींच सको एग्जामिनर से। आप ये मानकर चलो कि एग्जामिनर से मार्क्स कमाने हैं, ऐसा नहीं है कि लिखकर ड्यूटी कंप्लीट कर दी, देखो हमारा काम तो हो गया, बॉल है तुम्हारे पाले में जो तुम जानो, ऐसा नहीं होगा। बॉल हमेशा से आपके पाले में थी और हमेशा रहेगी अगर आप अपनी कॉपी पे लीड कर रहे हैं। एग्जामिनर की लाइफ को आसान बनाना, उसको दिखने चाहिए कि हाँ सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। अब देखिए, ये एक मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, इस स्ट्रेटजी से ही आपको आगे से अपना एसे लिखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि चलो आज सर ने ऐसे बताया, चलो इंडिविजुअल राइट वर्सेस रिलीजियस राइट, तो शुरू हो जाते हैं अपना जो जो जानते हैं। बता तो दिया ही है कि पहले इंडिविजुअल राइट्स बता दो, इंडिविजुअल राइट्स बता दो, रिलीजियस राइट्स बता दो, फिर एक पार्ट को कवर कर लो, फिर काउंटर को कर दो, फिर बैलेंस का कंक्लूजन कर दो। जनरली दिस स्ट्रक्चर इज फॉलोड, और ये भी ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन आप यूपीएससी में उतर रहे हैं, आप कंपटीशन के लिए आ रहे हैं, और किस जॉब के लिए कंपटीशन है, टॉप मोस्ट जॉब के लिए कंपटीशन है देश की। तो ऐसे में आपके ऐसे में भी तो टॉप मोस्ट अप्रोच होनी चाहिए ना, साइंटिफिक होना चाहिए, बिल्कुल पिन पॉइंटेड होना चाहिए, स्ट्रेटजी दिखनी चाहिए कि यस यू स्ट्रेटजाइज लाइक अ ब्यूरोक्रेट। तो ऐसे में मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी सीख रहे हो आप, तो अभी तो लगेगा ये तो टाइम लगाने वाली बात होगी, मैं तो डायरेक्ट लिख देता था ऐसे।
लेकिन मैं बताऊं, आप इस स्ट्रेटजी से टोटल 5 ऐसे लिखना, ठीक है। इस महीने 5 ऐसे तो लिख सकते हैं। जनरली मैं कहता हूं कि वीक में 1 ऐसे तो लिखना ही है, ठीक है। और 5 ऐसे आप लिखिए और इस स्ट्रेटजी से लिखिए। आज से पहले जो आप ऐसे लिखते थे, जैसे भी आपने सीखा है, कई बच्चों ने बुक्स ले ली ऐसे की, कई बच्चों ने नोट्स उठा लिए ऐसे के, पढ़ा लिखना स्टार्ट कर दिया, ओ ऐसे आ गया हमको। नहीं, ऐसे नहीं, मार्क्स ऐसे नहीं कमाए जाते। क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ना एग्ज़ाम का, वो और आपके घर का एनवायरनमेंट अलग है। मेरी जो स्ट्रेटजी है वो उस एनवायरनमेंट के लिए है। तो इससे आप लेकर चलेंगे तो आप फिर धीरे धीरे कम समय में बेहतर ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, चूक नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा होगा अपने डायग्राम में कि सबसे पहले तो टॉपिक को चूज करना है। मैं आपको बताऊं, टॉपिक को चूज करना भी एक कला ही है। जैसे ऐसे पेपर हुआ तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 4 ऐसे दे दिए, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें 4 ऐसे दे दिए, कहा एक एक ऐसे आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऐसे में से आपको एक चूज करना है। जनरली कुछ लोग क्या करते हैं, जो अभी तैयारी में वो तो सोचते हैं हम क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा ये वाटर पे हो गया, ये विमेन पे हो गया, ये ह्यूमन वैल्यूज़ पर हो गया, ये एथिक्स पर हो गया। तो देखो, ह्यूमन वैल्यूज़ एथिक्स को रखो साइड में, ठीक है। क्योंकि इस पर क्या कंटेंट डालेंगे और ज़्यादा, जैसे तैसे तो एथिक्स पूरी करी है हमने। विमेन हो गई, विमेन पे तो बहुत मसाला है, बचपन से कराई क्या है, विमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे लिखें, चलो विमेन एम्पावरमेंट चूज कर लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इस तरीके से ऐसे चूज करने में कई बार आप ये नहीं देखते कि वो ऐसे केवल विमेन एम्पावरमेंट नहीं था, वो ऐसे हो सकता है उसकी जो 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 ऐसे की टैगलाइन थी वो डीप हो, वो कुछ और कोरिलेट करना चाह रही हो। मैं बता दूं आपको, भूल जाइए कि ऐसे हमेशा डायरेक्ट ही होंगे। यूपीएससी सरप्राइज कर देती है अपनी हेडिंग्स में ही। तो ऐसे में 5 से 7 मिनट लगाइए कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से कौन से ऐसे आज लिखने हैं। जिस टाइम पर आप एग्जाम में 5 से 7 मिनट लगाइए, और 5 से 7 मिनट में करना चाहिए। आप देखिए रैंडमली कि किस टॉपिक को का जो हेडिंग है उसको मैं समझ पाया हूं एक्चुअली डेप्थ में, और कितने रैंडम थॉट्स, कोट्स, एग्जाम्पल्स, केसेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, ये मैं क्यों कह रहा हूं 5 से 7 मिनट लीजिए, जल्दी मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप टॉपिक के टैगलाइन को देखकर, उसकी हेडिंग को देखकर भावनाओं में बह जाते हैं कि ये तो लिख ही लेंगे। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो जो वैल्यू वाला कंटेंट होता है वो आपके पास होता नहीं, जनरल बातें होती हैं। अरे जनरल बातों से मार्क्स थोड़ी ना मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं वैल्यूएबल कंटेंट से। तो इस वजह से 5 से 7 मिनट इस पहले स्टेप को आपको देने हैं। इसके बाद फिर आता है ये सेकंड स्टेप, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये समझ लीजिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है। आपकी जो यूपीएससी की मेंस की आपको आंसर कॉपी मिलेगी, उसके पीछे के 4 पेजेस आपको केवल रफ वर्क के लिए रखना है, ठीक है। एक ऐसे के लिए 2 पेज, दूसरे ऐसे के लिए 2 पेज। और अब आपको, इसको मैंने रफ वाली बात कही कि रफ आइडियाज आर्गुमेंट, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रफ का मतलब ये नहीं है कि वहां पर रफ के तरीके से जो लिख रहे हैं, मतलब इट शुड बी नीट एंड क्लीन। ये नाम का रफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा साफ सफाई से आपको ये रफ वर्क करना है। और साफ सफाई से मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम लगा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस 20 मिनट में आपको ध्यान देना है कि मेरे पास क्या क्या याद आ रहा है इस टॉपिक से। कोटेशन सारी कोटेशंस लिखो, कुछ रिपोर्ट याद आ रही रिपोर्ट लिखो, कुछ थिंकर याद आ रहा है थिंकर लिख दो, कुछ लाइंस याद आ रही लाइंस लिख दो, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं आइडियाज़ लिख दो, कुछ कीवर्ड्स लिखने कीवर्ड्स लिख दो। लेकिन वो सब ना अलग से दिखना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपने उसको खुचड़ मुचड़ जैसे कर देते हैं ना कुछ लोग रफ में, वो कर दिया, और फिर जब ऐसे लिखने की बारी आई और आपको रफ वर्क
उसको देखना है अच्छा मैंने क्या क्या लिखा था, उसे समझने में ही आपको अब टाइम लग रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा इस स्ट्रेटजी का। ये स्ट्रेटजी तो इस वजह से आपका टाइम बचाना है। तो वहाँ पर भी क्या करना है, साफ सफाई से जितना याद आ रहा है वो लिखिए, चिल होकर, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसे स्टेप्स आएंगे कि उन स्टेप से जो अभी तक आपने रफ में लिखा नहीं है ना, वो भी आने लगेगा दिमाग के बैकग्राउंड से, सबकॉन्शियस माइंड से आएगा। ये लिख लिया आपने। अब इसके बाद 10 मिनट दीजिए थीसिस को। अब आप कहेंगे कि यार ये थीसिस क्या है सर, ऐसे ही ना लिखवा दें डायरेक्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया अब ऐसे लिखवाना स्टार्ट करिए, कहाँ आप कहानी बना रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं, थीसिस का मतलब है कि जो अब जब आपने रफ पॉइंट लिख लिए, अब दोबारा जाइए उस हेडिंग पर, ऐसे में पूछा क्या था। फिर आपने ऐसे को देखा, हेडिंग को, और अब अपने जो आपने कीर्तिमान स्थापित किया अपने रफ वर्क में, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, कोटेशंस लिखी हैं, है ना, आप इस स्ट्रेटजी चलते रहे तो सही में रफ वर्क में आपका कीर्तिमान स्थापित होगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तो लगता है कि क्या अभी तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे याद आने लगेगा। थीसिस में आपको क्या करना है, फिर आपको 10 मिनट में एक छोटा सा एक थीसिस लिखना है। थीसिस का मतलब है निचोड़ लिखना है कि एक्चुअल में मैं इन पॉइंट्स को अरेंज करके मैं क्या कंक्लूजन बनाने वाला हूं, निचोड़ के आने वाला है मेरे एस्से का। क्योंकि आपने रफ में ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखी थी, उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उनको दोबारा लिखो कि अच्छा मैंने सेंटेंस लिख लिया, अब सर ने कहा थीसिस लिखनी है 10 मिनट में। तो जब रफ में आपने लिखी रखा है वो सेंटेंस कोटेशन, तो इसका मतलब ये नहीं अब अलग से थीसिस बनाओ उसकी। इसका मतलब ये है इन सब को देखते हुए इनके अरेंजमेंट से आपका एस्से की दिशा कैसे तय होगी, कंक्लूजन किस तरफ को आएगा, निचोड़ क्या आएगा। थीसिस लिखना अपने आप में एक कला है, और ये कला आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपके मार्क्स को 15 से 20 ऊपर ले जाएगी प्रैक्टिस से। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर ऐसे आया एन अन ऐसे मान लीजिए ऐसे आया एन अनजेंडर्ड सोसाइटी, ठीक है, ये मान लीजिए बोल दिया या ऐसे बना दिया अनजेंडर्ड सोसाइटी इज unless we are ungendered society we will be endangered as a society। तो ऐसे में यहाँ पर दो बार तो जेंडर जेंडर हो रहा है। अनजेंडर का मतलब होता है कि एक्चुअल में जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव ना होना, मेन और वीमेन में कोई भेदभाव ना होना, अनजेंडर्ड। एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है खतरा। तो अगर ये भेदभाव खत्म ना करा महिला पुरुष में, वह अन्य जेंडर्स में खत्म ना किया अभी, तो हमारी सोसाइटी जो है वो एंडेंजर हो जाएगी, ठीक है। ये था। तो ऐसे में आपकी थीसिस में निष्कर्ष की तरफ निकलकर आना चाहिए कि यार ये तो मुझे इसमें लिखना ही है कि कैसे जेंडर रोल्स बनते हैं, जेंडर क्या होता है। there's a difference between gender, there's a difference between gender and sex. Sex is a biological term and gender is a sociological term, है ना। by birth किसी के सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या हैं, इस बेसिस पर उसका कैटेगराइजेशन होता है, मेल या फीमेल या फिर अदर्स। लेकिन जेंडर अलग है, वो सोशियोलॉजिकल टर्म है। कोई मेल ऑर्गन लेकर पैदा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्य में एज अ मैन ही रहेगा। हो सकता है कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो फेमिनाइन हो। तो ऐसे में जो जेंडर एज अ वर्ड है वो सोशियोलॉजिकल टर्म है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग को अपने आंसर में प्रोजेक्ट करना होगा। अब थीसिस में आपको ये निष्कर्ष पे जाना होगा कि कैसे जेंडर रोल्स अब चेंज हो रहे हैं। मैन की जो परिभाषा है, जो विमेन की परिभाषा है, वो धीरे धीरे बदल रही है। ट्रांसजेंडर्स का जो हमारी सोसाइटी में बेसिकली हम कहेंगे जो उनका कोहेसिवनेस है, जो उनका रोल है, वो अब बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड डाटा।
तो ऐसे में जब आप इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि यार मेरे ऐसे का जो निष्कर्ष जाना है ना, जो कंक्लूजन जाना है और जो लाइन जानी वो ऐसे जानी, मतलब मेरे ऐसे में ये तो रैंडम थॉट्स थे, लेकिन मेरे ऐसे में जेंडर रोल्स के बारे में, जेंडर सेक्स में डिफरेंस के बारे में, जेंडर रोल्स से संबंधित जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो कि महिलाओं के लिए प्रॉब्लम करते हैं, पुरुषों के लिए प्रॉब्लम करते हैं, उन पर भी बात होगी। और मैं आपको बता दूं, मैंने क्यों कहा ये कि टॉपिक को पढ़ लेना से मतलब नहीं है थीसिस पे जाना है, क्योंकि थीसिस में आपको कई मौके मिल जाएंगे जहाँ पर आपको जो आप कमी करने वाले हैं ना भविष्य में राइटिंग वाले स्टेज पे आके, वो आपको दिख जाएगी। जैसे इसने कहा था अनजेंडर्ड, ठीक है, अनजेंडर्ड कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा एंडेंजर। तो जनरली लोग अनजेंडर को रिलेट करते हैं यार महिलाओं को बचाना है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, विमेन एमेंसिपेशन, विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है। मुझे बताओ मैन एम्पावरमेंट की बात कौन करेगा, मैन इश्यूज की बात कौन करेगा? वो भी तो करनी होगी, क्योंकि अब वो भी एक मुद्दा है। और उसमें आप कौन सा, क्योंकि जब आप अनजेंडर की बात करें कि महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो ऐसे में कुछ कानून अगर महिलाओं को अधिकार देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए, ज़रूरी थे, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में महिलाओं को कई सारे अधिकारों को से काफ़ी समय से वंचित रखा गया, तो उनके बचाने के लिए कानून बनाए। लेकिन यही कानून कुछ महिलाओं द्वारा गलत तरीके से पुरुषों के लिए मुश्किल खड़ी करने में मतलब एक साधन बने। मीन्स दीज लॉज वर used in a wrong way against a man who may not have done something wrong। ठीक है, तो कई सारे पुरुष उसके चक्कर में सज़ा काट रहे हैं या करियर बर्बाद हो गया, फैमिली बर्बाद हो गई। तो ऐसे में अनजेंडर यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर आपको इस पर्सपेक्टिव को लाना पड़ेगा कि जेंडर न्यूट्रल समाज हमको बनाना है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब हमारे लॉज भी जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, यानी कि उन लॉज से ना महिलाओं, लॉज किस लिए बने हैं? सुरक्षा के लिए बने हैं ना, तो महिला की सुरक्षा के लिए बने, पुरुष की सुरक्षा के लिए बने। पहले ये माना जाता था पुरुष को सुरक्षा की क्या जरूरत है, महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन पुरुष को भी जरूरत है भाई। केसेस आ रहे हैं, उसमें आप कोट कर सकते हैं डाटा, जैसे दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का डाटा कि 48% ऑफ द केसेस ऑफ हैरेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाउरी वर फेक। 48% केस फर्जी थे दहेज उत्पीड़न के। लेकिन मुद्दा केवल उन 48% का नहीं है, 52% सही भी तो थे। यानी कि हमारे समाज में अभी भी ये दहेज उत्पीड़न चल रहा है। डायरेक्ट नहीं करते तो मेंटल एग्जाम्पल्स और ये शोषण करते हैं उसका, महिला का। तो 52% महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बना, और वो बनना चाहिए था, कम से कम उनको उनका अधिकार मिला। लेकिन 48% वो बेगुनाह भी तो बलि पर चढ़ गए, जो बाद में प्रूव हुआ। इतना सारा टाइम निकल गया, करियर बर्बाद हो गया, फैमिली बर्बाद हो गई। तो ऐसे में हमें कानूनों को रीलुक करना होगा ऐसे, और उनको जेंडर न्यूट्रल बनाना होगा, तब जाकर जेंडर न्यूट्रल क्या कहलाएगा? अनजेंडर्ड। गॉट इट? ऐसी पब्लिक यूटिलिटीज को भी, यानी कि जो आपके आपके टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके जो बिल्डिंग्स होती हैं, या आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, वहाँ पर भी हमें जेंडर न्यूट्रल होना होगा। अब जेंडर न्यूट्रल का मैं ये नहीं मतलब बता रहा कि जो आप महिला के रिजर्वेशन देखते हैं मेट्रो में और बसेस में, उनको हट जाना चाहिए, नहीं जेंडर न्यूट्रल करो। नो, दे हैव अदर रीजंस ना, क्योंकि देर आर सम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सम सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी who get into this public transport and create ruckus for women, मतलब महिलाओं के लिए परेशानी खड़ी करते हैं। और वो फैक्ट है, ऑब्जर्व फैक्ट है, इस वजह से ऐसा किया गया जिससे वो सुरक्षित रूप में काम पर जा सके। तो लेकिन हमें यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना होगा कि महिलाओं के लिए एडिक्वेट पब्लिक टॉयलेट्स बने हों, क्योंकि आप जगह जगह जाते हैं तो आपको सड़क के आसपास या कहीं पर पब्लिक टॉयलेट्स मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा वो आपको पुरुषों के लिए मिलेंगे मेनली। अब तो चीज़ें हम धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे टायर 3 टायर 2 सिटीज़ में, वहाँ पर आपको पुरुषों के लिए मिलेंगे, महिलाओं के लिए आसानी से नहीं मिलते। तो क्या महिलाएं पब्लिक में ट्रैवल नहीं करती? क्या महिलाएं
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही, नहीं निभा रही है ना, तो यहाँ पर हमको सोचना होगा। तो ये तो मैं देखिए कोई आपको ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, और ना ही कोई मैं ऐसे पर चर्चा कर रहा हूँ। ये केवल मैंने आपको इसलिए बताया कि थीसिस लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके बैकग्राउंड में जो आपको नॉलेज जो होगी ना, वो अभी निकल कर नहीं आई आपके रफ वाले आर्ग्यूमेंट्स में, आइडियाज में, वो थीसिस के बहाने आ जाएगी। गॉट इट? वो थीसिस के बहाने आ जाएगी जब आप निचोड़ लिखेंगे, यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस हिसाब से मेरा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो कंक्लूजन इस तरफ जाना चाहिए, तो थीसिस के बहाने आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जब भी कोई आपका ऐसे पढ़ेगा तो उसको निचोड़ क्या मिलेगा। जब भी कोई आपका ऐसे जैसे यहाँ पर एग्जामिनर पढ़ेगा तो निचोड़ के रूप में आप वो क्या समझ पाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, थीसिस कहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या ये है कि आप सारे रफ पॉइंट्स थे उनको अरेंज करके लिखोगे, नहीं, ये मैंने नहीं कहा। थीसिस का मतलब निचोड़ क्या निकलेगा, कंक्लूजन की तरफ क्या जाएगा और पूरे का निचोड़ क्या निकलेगा। जो आप ये लिखते हैं तो कई सारे आइडियाज आपको आने लगते हैं जो पहले आपने रफ वर्क में नहीं लिखे थे। क्लियर है? फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें कि रफ ड्राफ्ट हमें बनाना है। और ये जो रफ ड्राफ्ट बनाना है इसमें आप 10 मिनट लेंगे, 10 मिनट्स लेंगे, ठीक है, 10 मिनट्स फॉर वन एस्से। जो 2 एस्से आपके टोटल, इसमें कितने जाएंगे आपके, 20 मिनट जाएंगे। गॉट इट? तो जो रफ ड्राफ्ट आप बनाएंगे इसमें करना क्या है, रफ ड्राफ्ट में आपको अरेंजमेंट करना है। जो आपने वहां पर लिखा हुआ था, जो रफ में थीसिस आपने लिख ली, अब आप क्या करें, एक रफ ड्राफ्ट लिखें। उसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट लिखने वाला हूँ, कीवर्ड में लिख दें, ठीक है, फ्रेजेस लिख दें, छोटे से सेंटेंस लिख दें लिंक होने के लिए। फिर इसके बाद में ये वाले पॉइंट लिखने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर वाला दिया मैंने, तो सबसे पहले तो मैं जेंडर के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, इसके इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसा क्यों होता है कि देयर आर जेंडर डिफरेंसेस, इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, जेंडर रोल्स के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे चेंजेस। तो आप एक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो जब मैं रफ ड्राफ्ट लिखने की बात कर रहा हूँ तो आप सीक्वेंस बना लीजिए उन कोटेशंस की, उन थॉट्स की, उन केसेस की, उन रिपोर्ट्स की जो आप अपने ऐसे में कोट करने वाले हैं। गॉट इट? स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट रफ ड्राफ्ट में, ये बहुत एडवांटेज दे देगा आपको। नहीं तो कई बार क्या होता है, बच्चा लिखना स्टार्ट करता है, 2 पेज लिखती है, अब याद आ रहा है यार 2 पेज, मुझे तो ऐसा पॉइंट पता था जो मुझे शुरू में लिखना चाहिए था, फर्स्ट पेज पे लिखना चाहिए था, अलग से इंप्रेशन पड़ता। लेकिन मुझे बताओ, आप यूपीएससी के ऐसे राइटिंग के एग्जाम में बैठे हो, 2 पेज आप लिख चुके हो, अब आप सोच रहे हो कि आप फर्स्ट पेज पे वो लिख देते जो आपको अब याद आया, तो ऐसे में क्या आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये पछतावा जो 2 पेज के बाद हुआ आपको, ये आपके अगले जो 2-3 पेज आप लिखने वाले थे उस पर भारी पड़ जाएगा और आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इस वजह से बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन किया मैंने आपके इस लेक्चर को, कि आपको वो मिल सके जो एक्चुअल में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो रफ ड्राफ्ट में आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, जिससे फिर बाद में वो नहीं होना चाहिए कि मुझे ये पहले लिखना चाहिए था। देन जब आप रफ ड्राफ्ट कंप्लीट हो गए, अब आ जाइए फाइनल फील्ड पे। अब आप अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिए, और मैं बताऊं आपको, अब आपका ऐसे स्मूथली जाएगा, मजा आएगा लिखने में। कोई ये नहीं होगा कि यार 2 पेज के बाद क्या सोचेंगे, यार अब सोचेंगे कि अब लिखना है नहीं लिखना। सारी कहानी तो पहले प्रिपेयर हो चुकी है, अब तो केवल आप प्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर देखिए कितना ब्यूटीफुल आपका ऐसे आएगा। और इस टाइम पर ऐसे लिखने में आपको 50 से 55 मिनट देने एक ऐसे को लिखने में। तो 2 ऐसे लिखने होते हैं, आपको टोटल कितने मिनट खर्च होंगे आपके? 110 मिनट आपके इसमें खर्च होंगे। और जब आप इस स्ट्रेटजी से चलेंगे तो मैं आपको बता दूं, टोटल आपको 10 मिनट के आसपास केवल रिवीजन के बच जाएंगे। टोटल 10 मिनट आपको रिवीजन के बच जाएंगे। और रिवीजन के टाइम पर आपको क्या करना है, ऐसे को देखना है, और जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं आपको, फ्रेजेस लग रहे हैं आपको, रिपोर्ट लग रही है आपको, कोई एजेंसी आपने कोट करी है, तो उसको ना अंडरलाइन कर देंगे। इसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग स्टेज, फाइनल ड्राफ्टिंग। गॉट इट? तो इस तरीके से टोटल टाइम आपका कितना है, 180 मिनट है ना, 3 घंटे है ना आपके पास, 180 मिनट है। 180 मिनट आपके इस तरीके से जाएंगे, आपका ऐसे ज़बरदस्त बनेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर which you have to follow with regard to your essay. Got it? अब देखिए, ये तो मैंने बात करी ऐसे की,
अभी देखिए मेरे पास इससे आगे का भी मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूँ जिसमें प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऐसे है, यानी कि हम पूरे प्रोसेस को जानते हैं ऐसे राइटिंग के, टॉपिक को कैसे जानना है, क्लैरिटी कैसे लानी है, ठीक है ना। कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, वाई, हाउ, एनालाइज, कंपेयर, इवेलुएट, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। अभी मैं इस क्लास को यहाँ पर बंद करूँगा और उससे पहले मैं आपके कमेंट्स देखूंगा, ठीक है। कमेंट्स में जो जवाब अभी होंगे मैं उन जवाबों को दूंगा, जो जवाब आपके नेक्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग के डिटेल में जाएंगे, अपील, अपील्स, रेशनल अपील, इमोशनल अपील, एथिकल अपील, बहुत ही सॉलिड तरीका है आपके ऐसे में ओवरऑल अपील लाने का। मैं बताऊंगा कैसे आपके ऐसे में इन तीनों अपील का इस्तेमाल किया जाता है, विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा इस कंपोनेंट के बारे में कि स्ट्रक्चर में कैसे आपको चीज़ों को रखना है। मैं इस लेक्चर को आज यहाँ पर इसलिए ऑफ कर रहा हूँ कि जितना मैंने बताया है इसको समझकर आप अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको कई सारे मन में सवाल आएंगे, ठीक है, जो अभी नहीं आ रहे होंगे शायद। तो जब मैं नेक्स्ट लाइव में आऊँगा तो आपके कमेंट्स मुझे शो हो रहे होंगे, उन कमेंट से जो आपके सवाल होंगे मैं उन सवालों का जवाब यहाँ पर आपको दूंगा, सो दैट इट इट डेवलप्ड इनटू एन इंटरेक्टिव क्लास, है ना। उसमें मज़ा भी आता है मुझे भी। हम टेक्निक्स की बात करेंगे कि कंक्लूजन की कैसी कैसी टेक्निक्स होती हैं, कितने तरीके से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम राइटिंग वाले पार्ट में भी कुछ मैं आपको बताऊंगा, कुछ तरीके, कुछ टिप्स, जिससे कि आप अपनी राइटिंग वाले पार्ट को, जो आपका ड्राफ्टिंग से पहला वाला स्टेज है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। और फाइनली हम इसको एंड करेंगे। गॉट इट? तो सबसे पहले मैं आपकी ज़रा कमेंट्स देख लेता हूँ। आई हैव नॉट सीन देम येट। वेट अ मिनट, एक्चुअली मैं इस लिंक, शिवम अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, ऐसे जो हमारी क्लास चल रही है। तब तक आप इस पे सोचते रहिए और क्या सवाल आपके मन में आ रहे हैं। सो आई एम देयर फॉर यू ऑन ईच स्टेप। हर एक स्टेप पे मैं आपके साथ हूँ, जो मन में आ रहा है पूछिए। मतलब ये नहीं सोचना कि यार ये पूछे या ना पूछे, तो बिल्कुल बेसिक है। मैं आपको बताऊँ, बेसिक सवाल पूछने से ही आपकी असली अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी। ओके, गॉट इट। मैं भी आपके कमेंट्स को ही देख रहा हूँ। शिल्पा जहाँ पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कब आएंगे सर आप। आपको नेक्स्ट क्लास का अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा इसी चैनल पर, शिप्रा। कंक्लूज़न कैसे करें, वैसे मैं आपको बता दूं, कंक्लूज़न के जो तरीके हैं वो तो मैंने आपको बताया, दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच यू आर गोइंग टू गेट, वो आपको पता लगेगा ही। वैसे मैं आपको बताऊं, कंक्लूजन को लिखने के कई तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखना, कंक्लूजन आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक होना चाहिए। मतलब प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही आइडियल जो कि प्रैक्टिकल, अभी प्रैक्टिकल से पार है। तो क्योंकि ऐसे में आपको ये भी झलकाना है कि एक्चुअल में इस मुद्दे पर सरकार ने जो किया है आपको वो पता है, जो सरकार ने किया है वो कहां तक सही किया है वो भी आपको पता है, और हम एफर्ट्स को इंप्रूव करके और बेहतर करने वाले हैं ये भी आपको पता है। तो मतलब दिस शुड बी योर अप्रोच। एक जर्नलिस्ट की जो अप्रोच होती है वो अलग होता है। जर्नलिस्ट वहां पर बताएगा कि भाई सरकार ने ये गलत किया, ये गलत किया, वो उसकी ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट के नाते आपका ऐसा
नहीं होना चाहिए। ओके, तो कमेंट्स में मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं आपके। कमेंट्स में आप बस कंक्लूजन के बारे में पूछा है, वी आर कंफ्यूज। ओके, पूछ रहे हैं कि न्यूज़पेपर कब तक का होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। ओके शिवांगी, शिवांगी देखिए, वे फॉरवर्ड का तो मतलब ये होता है कि एक्चुअल में क्या एक्चुअल में फ्यूचर के स्टेप्स हो सकते हैं या होने वाले हैं। लेकिन द वर्ड कंक्लूजन जो होता है उसका मतलब होता है जो इससे पहले आपने जो गाथा लिखी है उसका निष्कर्ष बताइए, निचोड़ बताइए कि निकला कहाँ है या क्या उसका पूरा का पूरा निचोड़ निकला है। तो कंक्लूजन वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आपने ऊपर फैक्ट्स रखे, अपील रखा, लॉजिक रखे, आर्गुमेंट रखे, फाइनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर्गुमेंट यू आर ब्रिंगिंग दिस कंक्लूजन। यानी कि कंक्लूजन में आपको क्या करना है, जो इससे पहले पूरे ऐसे में आपने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं, रिपोर्ट्स रखी हैं, लॉजिक रखे हैं, उन सब के आधार पर अब आप ये कहते हैं, ये पेश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है कि सर हिंदी मीडियम के बताएंगे। लवकेश, मैं आपको बताऊं कि जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये हिंदी मीडियम के लिए भी है, क्योंकि एक्चुअल में जो एग्ज़ाम आएगा ऐसे का, उसमें एक क्वेश्चन 4 ऐसे, एक दूसरा क्वेश्चन 4 ऐसे, यही इंग्लिश मीडियम के लिए आएगा, यही हिंदी मीडियम के लिए आएगा। स्लाइड में हिंदी में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हर एक वर्ड के साथ में अगर हिंदी लिखता तो स्लाइड का जो आउटलुक है वो थोड़ा कम्बरसम होता, और जनरली कुछ जो बेसिक वर्ड्स हैं वो आपको पता ही है, जैसे चूजिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थीसिस, रफ ड्राफ्ट, राइटिंग, फाइनल। तो मुद्दा इस लेक्चर का ये है कि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में आपको लिखना कैसे है, कल आपको आ जाए। दिस इज द पर्पस। तो आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। यशवंत पूछ रहे हैं कि सर ऐसे के लिए कुछ बुक बताइए जो हिंदी मीडियम में हो। यशवंत, मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही अच्छी बुक, बहुत ही जबरदस्त बुक, और उस बुक का नाम है कि कोई बुक नहीं। सबसे बड़ा फॉल्ट मैं आपको बताऊं, कई सारे जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, दे आस्क फॉर अ बुक, और जब वो किसी फैकल्टी के पास जाते हैं तो अब बच्चा पूछने आया है तो फैकल्टी बता देता है कि चलो इस पब्लिकेशन के ले लो, इस पब्लिकेशन के ले लो। लेकिन मैं कभी किसी पब्लिकेशन को सजेस्ट नहीं करता। वाई? क्योंकि आप ऐसे की बुक लेते हैं, उसमें ऐसे पढ़ते हैं, और अपने माइंडसेट को एक आइडियल ऐसे क्या होता है वहीं पर फिक्स कर लेते हैं। कहीं अभी आप स्कूल कॉलेज में आपने ये तरीके अपनाए होंगे और उससे आपको सक्सेस भी मिला होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं यूपीएससी में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी के टॉपिक्स डायनेमिक अप्रोच चाहते हैं। यूपीएससी के टॉपिक्स चाहते हैं कि आपके एग्जाम हॉल में बैठने से पहले एक महीने भी पहले भी अगर कुछ मुद्दा आया था तो यू शुड हैव कैपेबिलिटी टू यूज दैट, जो भी चल रहा था देश में, समाज में, उसको अपने ऐसे में इस्तेमाल करें, ब्यूटीफुल इस्तेमाल करें। और जो बच्चे केवल ऐसे की बुक ले लेते हैं ना और वो ऐसे को पढ़ते हैं तो उनका जो दिमाग है और उनका जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, भले ही आपने आज तक ना लिखा हो, बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है। पहले आप ऐसे लिखना शुरू कर दें। और ऐसे अगर आप मुझसे इसलिए बुक पूछ रहे थे क्योंकि आप ऐसे का कंटेंट चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं ऐसे का कंटेंट आपके न्यूज़पेपर्स में, आपकी योजना मैगजीन, आपकी कुरुक्षेत्र मैगजीन, आपके न्यूज़पेपर का जो संपादकीय वाला पार्ट आता है, एडिटोरियल वाला पार्ट आता है, उसमें लॉट ऑफ कंटेंट्स। और इसको करने का तरीका क्या है, आप एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और उस डायरी में आप ऐसे को सेगमेंट वाइज रख लीजिए, जैसे वेमेन इश्यूज़ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एथिकल इश्यूज़ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, और राइट्स वाले मुद्दे हो गए। जो भी आपको बहुत ही अच्छी लाइन लगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कोई लाइन बोली, ठीक है, कि भाई सोसाइटी की मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिसाइड नहीं करेगी, यानी कि सामाजिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता
से अलग है, मीन्स सीधा उससे डिसाइड नहीं होगी। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन थी, तो जस्ट उसको रख लो, जो अधिकार वाला आपने सेंटेंस लिखा हुआ है, जो आपने ऐसे का सेगमेंट बनाया है, उसके नीचे इस लाइन को लिख लीजिए। कोई कोटेशंस आपको मिल रही हैं तो उसी सेगमेंट में लिख लीजिए। आप इस तरीके से अपनी ऐसे की तैयारी करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हर एक दिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स कमाते जा रहे हैं अपने ऐसे को बेहतर करने के लिए। और जब आप रोज़ या हर दूसरे दिन कुछ पॉइंट्स कमा रहे हैं, अपने ऐसे वाली डायरी में कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो मैं आपको बताऊं आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा। और एक हफ्ते में आप एक ऐसे को लिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर से और पॉइंट्स आप कमाते जा ही रहे हैं, तो कौन आपको एक अच्छा ऐसे लिखने से रोक सकता है। तो अपने आप को लिमिट मत करिए किसी एक किताब पर, क्योंकि वो किताब तो लिखी गई, वो तो फिक्स हो गई, लेकिन ऐसे इज अ इवॉल्विंग टॉपिक। ऐसे जो है इवॉल्व करता हुआ है, जैसे एक पेड़ बढ़ता है ना, नई शाखाएं आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, ऐसे शुड बी लाइक दिस। ऐसे को कोई एक सूखा डंडा नहीं होना चाहिए जो अलग पड़ा था, नो। एक 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 सेपरेट कोई वुड नहीं है, इट्स अ ट्री एंड शुड लुक लाइक दिस। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। रीमा पूछ रही है कि सर सोशल इश्यूज से रिलेटेड ऐसे, जी हाँ, सोशल इश्यूज से रिलेटेड ऐसे, तो सोशल इश्यूज का अलग से सेगमेंट, जैसे मैंने विमेन का बताया, तो आप सोशल इश्यूज का सेगमेंट बनाकर उसमें अलग सेगमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल विमेन राइट्स का आप अलग कर सकते हैं, चाइल्ड राइट्स का आप अलग कर सकते हैं, डेस्टिट्यूट्स जो कि आपके बेघर होते हैं, बेघर का आप अलग कर सकते हैं, बेघर से संबंधित कानून, बेगरी वाला इशू आप अलग कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से सोशल इश्यूज को भी कवर करते चले जाएंगे। जैस पूछ रहे हैं कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने लिखा है वो एक क्वालिटी ऐसे है। जब आप ऐसे लिखें तो आप ऐसा कोई ऐसे चुन लीजिए कि सबसे पहले तो अ, आपके एक फ्रेंड सर्कल है तो आप उसमें भी इवेलुएट करा सकते हैं, या फिर ऐसे राइटिंग की क्लासेस हैं उसमें आप आ सकते हैं, इवेलुएट करा सकते हैं। आइडियल ऐसे जब कोई फैकल्टी डिस्कस करता है कि देखो ये तो मैं ऐसे लिखने के लिए गया था, पॉइंट्स डिस्कस किए थे, लिखो। और उसके बाद जब आपने अपना ऐसे लिख लिया है, अब आइडियल ऐसे जब डिस्कस हो रहा है तो आप देखिए यार ये आइडियल ऐसे है, तो यानी कि मेरे ऐसे में एक आइडियल ऐसे में ये डिफरेंस है। तो धीरे धीरे जब आप इस तरीके से इवेलुएट करते हैं अपने आप को, सेल्फ इवेलुएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द आइडियल ऐसे विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन क्लास, तो आपको डिफरेंस पता लग जाता है और आपका ऐसे इवॉल्व होने लगता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैंने शुरू में ही कहा था छोटे स्टेप्स लीजिए, काम हो जाएगा। धर्मराज पूछ रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। धर्मराज आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, मैटर केवल न्यूज़पेपर नहीं करता, मैटर ये भी करता है कि आप उस न्यूज़पेपर से यूपीएससी के हिसाब से ज़रूरी ज्ञान एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप न्यूज़पेपर में अननेसेसरी जो न्यूज़ है, जो हमारे काम की नहीं है, कोई पॉलिटिक्स है, लूट, हत्या, डकैती, ये सब जो चलता रहता है, दीज आर नॉट रिलेवेंट टू यूपीएससी ना। हमें तो ये तो पता है समाज में ही चल रहा है, इस हिसाब से पता होना चाहिए चल रहा है, लेकिन डीप जाके उसमें टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, किसने किया, फिर इससे वो किया, उससे वो किया, वो नहीं हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेगमेंट बना लीजिए कि यार मेरे लिए पॉलिटी से संबंधित न्यूज़, इकोनॉमी से संबंधित न्यूज़, ज्योग्राफी अगर कुछ हैपनिंग हो रही है ज्योग्राफी से संबंधित न्यूज़, जैसे साइक्लोन अभी चर्चा में था, ठीक है। हिस्टोरिकल भी आता है कि ये इसको 100 वर्ष हो गए हैं, इसको 150 वर्ष हो गए हैं, वैसी न्यूज़। ओपिनियंस बनानी है, एनवायरनमेंट वाली न्यूज़, ओपिनियंस आपके संपादकीय वाले सेक्शन से। तो आप ना अगर नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूज़पेपर से तो आपको कम समय लगेगा और आपको भी सुकून महसूस होगा। नहीं तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता होगा हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसके बाद 1 घंटे बाद सोचते हैं क्या पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं रहता, होता होगा। फिर सोचते हैं यार जब याद ही नहीं रहना तो फिर पढ़ना क्यों है, छोड़ो, फिर आखिरी टाइम पे देखेंगे या न्यूज़ फिर मैगजीन से देखेंगे, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता। तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो अपने साथ एक A4 साइज़ पेपर लेकर बैठें और उस A4 साइज़ पेपर में आप जो आपको मिला उससे रिलेटेड कीवर्ड लिख लें। और आपके पास एक डायरी तो है ही अपनी, तो उस डायरी में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई ये सोशल इशूज से मुझे ये पॉइंट मिला है, एनवायरनमेंट से ये पॉइंट मिला है। जैसे अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट चर्चा में था
तो भाई एनडीएमए क्या है, एनडीआरएफ क्या है, ये वाले मुझे पॉइंट्स मिले हैं। तो आप इस तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाएंगे। तो उसको ना कलेक्ट करना स्टार्ट करिए। मैं नहीं कहता कि पूरे नोट्स बनाइए, मैं नहीं कहता कटिंग्स करिए, क्योंकि वो फिर आप यूज़ नहीं कर पाते। कीवर्ड्स को याद रखिए, उनको कलेक्ट कीजिए, आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। सुखू मिश्रा पूछ रही हैं कि सर रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है। मैं आपको बताऊं, आज मैंने जो आपको सिखाया, मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में एस्से को वो करीब 110 मार्क्स के आसपास का होता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप एनालाइज करेंगे उनकी कॉपीज़ को, उनके जो मार्क्स आए, कॉपीज़ तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन जो मार्कशीट मिलती है, तो मार्कशीट को जब हम एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि जीएस पेपर 1, 2, 3 इनमें लमसम मार्क्स, अगर मैं टॉप 50-60 की बात करूं तो लगभग सेम रहते हैं। फिर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, फिर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मेजर आपको जो मेरिट में ऊपर लेकर जाता है वो आपका ऑप्शनल, आपका एसए, और पिछले कुछ समय से जीएस पेपर 4 भी उसमें नजर आ रहा है एनालिसिस में। तो आपका एसए और आपका ऑप्शनल क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। एसए को आप हल्के में लेते थे, लेकिन आज के बाद नहीं लेंगे, ठीक है। ये मैं विश्वास मानकर चल रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 मार्क्स की बात है, 500 मार्क्स की बात है। कई बच्चे रैंडमली ऑप्शनल ले लेते हैं और फिर दे आर नॉट एबल टू कॉप अप विद देयर ऑप्शनल, और उसकी वजह से फाइनल जो मेरिट में मार्क्स बनते हैं, जीएस में बहुत अच्छा किया था, एसए में बहुत अच्छा किया था, लेकिन ऑप्शनल में कम किया था, इसकी वजह से मेरिट डाउन आ जाती है। और देवर ऐसा नहीं था कुछ कमी थी, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, मेहनत भी की थी, ऑप्शनल को नहीं समझ पाए, तो इस वजह से गड़बड़ हो गई। तो किसी के साथ ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि सर सोशियोलॉजी लूँ या पॉलिटी लूँ, देखिए पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अलग है, सोशियोलॉजी अलग है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ये ऑप्शनल ले लो, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, हर एक एस्पिरेंट यूनिक है, हर एक एस्पिरेंट का अपना एक रुझान है ना। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। मैं पर्सनली पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ। पोल साइंस ऑप्शनल की क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल होती है। अभी बैच शुरू भी हो गया है, लाइव क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड बैच एनी टाइम ऐप पर, तो उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बैच, जो फ्री वीडियोस हैं उसकी, अभी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की, वो भी आप देख सकते हैं, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी में लग रहा है, तो आप क्या करिए, आप सोशियोलॉजी की वीडियोस देख लीजिए कोई, ठीक है। लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, मस्ट बी ऑफ सम अदर फैकल्टीज, वो आप देख लीजिए। साथ में ना आप पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए सोशियोलॉजी के, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि क्या आप इन क्वेश्चंस को, इस लेक्चर को सुनने के बाद क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एक पहला फैक्टर तो ये, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, दूसरा फैक्टर ये। तीसरा, आपको गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कई बार आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मैं तो इंटरेस्ट की वजह से ले लिया, लेकिन मार्क्स कमाने हैं भाई एक आपको ऑप्शनल में, उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो वो गाइडेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है आपको, वो देखिए। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, वो देखिए। कई बार सोचते हैं छोटा ऑप्शनल ले लेता हूँ, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसका एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से क्या है, मार्क्स कम हो जाते हैं। छोटा ऑप्शनल लेकर बैठ गए, फिर क्या होगा। तो देखिए, कई बार आप भ्रांतियों में मत रहिए जो मार्केट में और आपके कोई सीनियर ने बताया, आप खुद जो है इवेल्युएट करिए अलग अलग तरीके से, और इसमें ज़्यादा टाइम मत लीजिए अपने आप को। आप मान लीजिए 4 दिन दीजिए, 5 दिन दीजिए, पास्ट की वीडियोस देखिए। जैसे सोशियोलॉजी है तो आपने पास्ट के क्वेश्चन देखे, आपने देखा रुझान आ रहा है, तो ले लीजिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल। गाइड आपको हो जाना चाहिए कि गाइडेंस मुझे मिल रही है, एक फिक्स कर लीजिए यहाँ से मुझे गाइडेंस मिल रही है। स्टडी मटेरियल मुझे यहाँ से मैं अवेल कर लूँगी, मार्केट में मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, समझ में मुझे आ रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा इंटरेस्ट तो था, मैंने सुना था अच्छा सोशियोलॉजी, अच्छा फैमिली के बारे में होता है, शादी के बारे में होता है, कास्ट के बारे में होता है, तो जनरल टॉपिक हैं तो जनरल लिख दूंगी, नहीं। ऑप्शनल इज़ नॉट अबाउट जनरल, इट्स नॉट जीएस। ऑप्शनल इज़ अबाउट बीइंग स्पेसिफिक। ऑप्शनल में आपकी एक स्पेशलाइजेशन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसे में आप में से जो लोग ऐसे दुविधा में हैं, तो दुविधा में चाहे आपको 21 में देना है, 22 में देना है या 20 में देना है, मैं सबको यही गाइड करूँगा
कि आप अपने ऑप्शनल का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर, और वीडियोस, पास्ट के क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल, अवेलेबल गाइडेंस, फैकल्टी आपको अवेलेबल है या जो गाइड आपको कर सकता है वो अवेलेबल है, उसके बिहाफ पर अपना ये फैसला लीजिए। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेता हूँ, दिस इज़ माई पैशन। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए पैशनेट हूँ, ये मेरा डोमेन है, ये मेरा एक्सपर्टीज़ है। साथ में मैं जीएस में पॉलिटी वाला पार्ट और इकोनॉमी वाला पार्ट ये मैं लेता हूँ। ऐसे आंसर राइटिंग, तो यहाँ पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेते हैं तो जीएस में आपको पॉलिटी तो पढ़ना ही है, तो पॉलिटी आपको जीएस में पढ़ना ही पढ़ना है। प्री में 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स, 97 98 के आसपास कट ऑफ जा रही है, 40 मार्क्स आपके पॉलिटी से सॉलिड हो रहे हैं। पोल साइंस ऑप्शनल का पेपर 1 का सेक्शन बी जो है वो खुद पॉलिटी है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। तो जब आप पोल साइंस ऑप्शनल लेते हैं तो पॉलिटी वाला पार्ट तो आपका खुद तैयार हो जाता है प्री का भी, और मेंस में जीएस पेपर 2 में पॉलिटी आईआर है वो भी आपका तैयार हो जाता है। जीएस पेपर 3 में कुछ एनवायरमेंट वाला पार्ट है तो एनवायरमेंट मूवमेंट भी पोल साइंस आईआर का पार्ट है, वो भी कवर होता है। और जीएस पेपर 4 में एक टॉपिक है एथिकल थिंकर्स, वो भी आपका तैयार होता है। ऐसे में पॉलिटिकल इश्यूज वाले जो मुद्दे होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। तो जो भी आप चॉइस करें तो सोच समझ कर करें। और यशवंत पूछ रहे हैं सर कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आते हैं। मैं आपको बताऊं यशवंत, ये ऐसा नहीं है कि कौन से में ज़्यादा और कौन से में कम आते हैं। मैटर ये करता है कि आप कौन से ऑप्शनल को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं। हमने ऐसे भी टॉपर्स को देखा है जिन्होंने उर्दू ऑप्शनल लिया था, हमने ऐसे भी टॉपर्स को देखा है जिन्होंने मैथ्स लिया था, लेकिन ऐसे भी टॉपर्स को ऐसे भी लोगों को, एस्पिरेंट्स को देखा, बहुत टैलेंट था लेकिन एक टॉपर ने ये लिया था इस वजह से उन्होंने ले लिया और अच्छा नहीं कर पाए। तो आपको ये सब देखना होगा, ठीक है ना। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है कि कैसे चुनाव होगा। सिंपल सी बात है, वीडियोस अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एनी टाइम ऐप में आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में आप जाएंगे तो आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। उन वीडियोस को देख लीजिए। पास्ट का गूगल करेंगे आप क्वेश्चन पेपर्स तो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। वैसे तो मैं तो अपनी वीडियोस में मेंस के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करता हूं, तो उसमें ही आपको वीडियो में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इससे आप देख सकते हैं। कोई और ऑप्शनल आपका रुझान है तो उस ऑप्शनल का भी सेम आप प्रोसेस करिए, है ना। लेकिन जो करिए अपना बेस्ट दीजिए, और उसमें रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी से चलोगे तो मार्क्स कमाए जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। पिछले कुछ समय से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का रुझान ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। टीना डाबी हुई, अनमोल शेरगिल हुए, 317 325 के आसपास, रानावत 317 मार्क्स ले आए, तो काफ़ी सारा रुझान ज़्यादा है पॉलिटिकल साइंस का। इस वजह से बच्चों ने डीयू में भी पॉलिटिकल साइंस के में एडमिशन लेने के पीछे काफ़ी भागादौड़ी हुई। लेकिन एक ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कहा जाता है कि ये भी फैक्टर है क्योंकि जीएस वाला पार्ट काफ़ी कुछ कवर हो रहा है। तो आपको देखना है कि आप कैसे चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जीएस वाला पार्ट तो कवर अदर भी ऑप्शनल्स हैं उनसे भी होता है ना। तो आप बस सारे फैक्टर देखिए, गाइडेंस अच्छी अवेलेबल है कि नहीं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, जो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, तो इन सब चीज़ों से, रुझान है कि नहीं, इन फैक्टर्स से देखिए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका काम है ऑप्शनल जिसका नहीं चुना हुआ है अभी, चाहे 2021 में देना है 22 में देना है, अभी से चुन लीजिए। जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी एसए की सेकंड पार्ट वाली क्लास होगी तो उसमें मैं आपके कमेंट्स में दोबारा देखूंगा किसने अपना ऑप्शनल चूज़ कर लिया है, किसने पोल साइंस ऑप्शनल की वीडियो देखी, कैसा आपको लगा, और किसने दूसरा ऑप्शन लिया। तो जो भी आप के सवाल होंगे मैं उसमें भी अपनी तरफ से बेस्ट जो जवाब होंगे मैं आपको दूंगा। अभी के लिए चलते हैं। सो शशांक त्यागी साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।